नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया का सेट नंबर 46। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 45 सेट देखे हैं पूरे विस्तार के साथ, जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा और इससे पहले के जो भी वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में, दरोगा प्लेलिस्ट में ऐड है। पूरा वीडियो देख लीजिए, आपके जीके जीएस से लगभग सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुलेमित है। तो देख लेते हैं कौन सा सही सुलेमित। मौलाना आज़ाद अल हिलाल, ये सही है। एनी बेसेंट यंग इंडिया, ये गलत है। अली बंधु कॉमनवेल्थ, ये भी गलत है। महात्मा गांधी कॉमरेड, ये भी गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें यंग इंडिया, तो यंग इंडिया के लेखक हम लोग जानते हैं, इनका संपादक किसने किया था? गांधी जी। किसने किया था? महात्मा गांधी ने। वहीं कॉमनवेल्थ की बात करें तो कॉमनवेल्थ, इनके संपादक थी एनी बेसेंट। कौन? एनी बेसेंट। वहीं बात करें कॉमरेड, तो कॉमरेड और हमदर्द, ये इनके संपादक कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है, फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान के संपादक कौन थे? तो इसके संपादक थे तारकनाथ दास। कौन थे? तारकनाथ दास थे। चलिए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के प्रथम एवं द्वितीय सत्याग्रही के जोड़े का क्रम चयन करें। तो देखते हैं प्रथम सत्याग्रही कौन थे। तो हम लोग जानते हैं विनोबा भावे, और द्वितीय सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन नंबर बी। आप लोग जानते होंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। कब किया था? 17 अक्टूबर 1940 को। पहले सत्याग्रही थे विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरा भी एग्जाम में पूछा जाता है, तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। कौन थे? ब्रह्मदत्त थे। चलिए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का इतिहास लिखने वाले आधिकारिक इतिहासकार कौन थे? तो हम लोग जानते हैं किसने किया था। तो ये लिखे थे पटाभी सीतारमैया ने। ऑप्शन नंबर डी, पटाभी सीतारमैया में। इसी के कारण त्रिपुरी संकट हुआ था। गांधी जी के समर्थन वाले उम्मीदवार थे और सुभाष चंद्र बोस दूसरे दल से उम्मीदवार थे। तो सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद चुने गए थे, वो जीत गए थे, और इसके बीच गांधी जी से मतभेद हो गया था सुभाष चंद्र बोस का, और उन्होंने त्रिपुरी संकट के बाद इस्तीफा दे दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उग्र विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं? तो उग्र विचारधारा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपेंद्र चंद्र पाल। हम लोग जानते हैं लाल, बाल और पाल, ये गर्म दल से संबंधित थे, यानी उग्र विचारधारा से संबंधित थे। तो लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, ये तीनों जो है उग्र विचारधारा से संबंधित थे। बाकी ये सारे नरम दल से संबंधित थे। चलिए देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, किस मुगल शासक के काल में मनसब व्यवस्था का क्रमिक विकास हुआ? तो ये किसके काल में हुआ? तो ये अकबर के काल में हुआ। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, अकबर के काल में हुआ। वहीं अकबर की अगर बात करें हम लोग, तो अकबर का जन्म कब हुआ? तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हुआ था। 1542 ईस्वी में अमरकोट के राणा वीर सिंह के महल में, राणा वीर साल के महल में इनका जन्म हुआ था। अकबर के बचपन का क्या नाम था? अकबर के बचपन का नाम जलाल था। क्या था? जलाल था। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था 14 फरवरी 1556 में। 14 फरवरी 1556 में अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। कहाँ हुआ था? कालानौर में, पंजाब के कालानौर नामक स्थान पे इसका राज्याभिषेक हुआ था। अकबर का शिक्षक कौन था? तो अब्दुल लतीफ़ अकबर का जो है शिक्षक था। वहीं बात करें बैरम खां, अकबर का संरक्षक था। बैरम खां अकबर का संरक्षक था। अकबर ने पानीपत की दूसरी लड़ाई में हेमू को पराजित किया था। किसे पराजित किया था?
हेमू को पराजित किया था। अकबर ने मालवा जीता 1561 में, चुनार जीता 1562 में, आमेर जीता 1562 में और रणथंभौर को जीता 1569 में। वहीं गुजरात विजय 1571 में, 1571 में। वहीं कांधार लास्ट में 1595 ईस्वी में कांधार को जीतकर अपने राज्य में मिलाया था। और वहाँ के और इनके मुगल सेनापति उसमें थे शाह बेग। कौन थे? शाह बेग। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ किस चार्टर्ड अधिनियम के तहत किया गया? तो किस चार्टर्ड अधिनियम के तहत किया गया? 1853। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। वही हम लोग जानते हैं भारत में सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है? कार्नवालिस को। किसे माना जाता है? कार्नवालिस को माना जाता है। अच्छा, आप लोग बताएं सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन भारत में कब से होने लगा? तो इसका आयोजन भारत में 1922 से होने लगा था। कब से होने लगा था? 1922 से होने लगा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो सबसे अंत में कौन आया था? तो सबसे अंत में आया था फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर बी। अगर क्रम देखें तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। उसके बाद कौन आए थे? डच आए थे। उसके बाद अंग्रेज आए थे। उसके बाद फ्रांसीसी आए थे। उसके डेनिश आए थे। कौन आए थे? डेनिश। और डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए थे। डेनिश के बाद फ्रांसीसी आए थे। वहीं अगर इन लोगों का कंपनी का देखें तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ? 1498 में। 1498 में पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी। वहीं बात करें अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। वहीं डच का ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुआ। ये भी क्वेश्चन आते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुआ। वहीं फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ। कब हुआ? 1664 में हुआ। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, आधुनिक भारत के निम्नलिखित संस्थाओं एवं संस्थापकों में से कौन सही सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं कौन सही। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले, बिल्कुल सही है। द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन एनी बेसेंट, ये भी सही है। सेवा सदन एमजी रनाडे, ये गलत है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सेवा सदन की स्थापना एमजी रडाने की पत्नी ने किया था, रामाबाई रनाडे। क्या नाम था? रामाबाई रनाडे, इनकी पत्नी ने किया था। एमजी रनाडे की पत्नी ने किया था। कब किया था? तो ये किया था 1885 में। कब किया था? 1885 में किया था। चलिए प्रश्न है, ब्रिटिश भारत की सेना ने धार्मिक आधार पर सबसे पहले किस वर्ष सरकार के आदेश का विरोध किया था? तो ये विरोध सबसे पहले किया था 1824 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1824 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, किस वायसराय ने गांधी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर संबोधित किया था? तो ये किसने कहा था? तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। वहीं विस्टर चर्चिल ने क्या कहा था? अर्धनग्न फकीर कहा था। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, गुप्त शासन में निर्मित दशावतार मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये किस देवता को समर्पित है? तो हम लोग जानते हैं ये विष्णु को समर्पित है। किसे समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। वहीं दशावतार मंदिर ये है कहाँ? ये उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में है। इससे एक और क्वेश्चन आते हैं, यह ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है। यह ईंट के द्वारा बनाया गया है। ईंटों द्वारा निर्मित मंदिर है दशावतार मंदिर। गुप्त काल के दौरान कुछ और मंदिरों का निर्माण हुआ। विष्णु मंदिर ये कहाँ है? ये
MP में है, तिगवा मध्य प्रदेश में है। वहीं शिव मंदिर ये कहाँ है? ये भूमरा मध्य प्रदेश में है, भूमरा मध्य प्रदेश में है। वहीं बात करें पार्वती मंदिर, गुप्तकालीन ये मंदिरें हैं, गुप्त काल के दौरान इसका निर्माण हुआ है। ये नैना कुठार MP में है, नैना कुठार MP में है। वहीं लक्ष्मण मंदिर ये कहाँ है? ये भीतरगांव UP में है, भीतरगांव UP में है। चलिए देखते अगला प्रश्न है निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किसमें प्रतिपादित किया गया है? तो ये किसमें प्रतिपादित किया गया है? ये प्रतिपादित किया गया है ईशोपनिषद से। ऑप्शन नंबर सी। ईशोपनिषद में यज्ञवाकल्य और श्वेत केतु संवाद है। यज्ञवाकल्य और श्वेत केतु का संवाद किस में है? ईशोपनिषद में है। अच्छा, उपनिषद की बात करें तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 है। कितना है? 108 उपनिषद हैं। सामवेद से संबंधित उपनिषद है छांदोग उपनिषद। वहीं कंठोपनिषद में यम और नचिकेता का संवाद का वर्णन है। यमराज ने नचिकेता को अध्यात्म तत्व की शिक्षा दिया था, ये वर्णित है कंठोपनिषद से। वहीं बात कर लेते हैं, अच्छा, सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? तो ये उल्लेखित है किसमें? मुंडकोपनिषद में। किसमें? मुंडकोपनिषद में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक के मिलते हैं? तो गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख ये कुमारगुप्त प्रथम किस शासक के मिले हैं? कुमारगुप्त प्रथम के। ऑप्शन नंबर ए। लगभग इनके अभिलेखों की संख्या कितनी थी? 18 थी। कितनी थी? 18 थी। वहीं बात कर लेते हैं कुमारगुप्त प्रथम, इन्हें महेंद्रादित्य भी कहा जाता है। ये 415 ईस्वी से 455 ईस्वी तक शासक रहे थे। 415 से 455 ईस्वी तक। इनकी मुद्राओं पर श्री महेंद्रादित्य आदि उपाधियाँ अंकित थी। इनके स्वर्ण सिक्कों पर गुप्त कुलामल चंद्र एवं गुप्त कुल व्योम शशि कहा जाता है इनके सोने के सिक्के को। वहीं बात करें शक्रादित्य को कुमारगुप्त की उपाधि महेंद्रादित्य के समानार्थी माना गया है। कुमारगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ करवाए, अश्वमेध प्रकार की मुद्रा भी चलाई। और हम लोग जानते हैं कुमारगुप्त प्रथम ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। विश्वविद्यालय में समय की माप के लिए जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। किस घड़ी का? जल घड़ी का प्रयोग किया जाता था। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। और प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? तो ये कहाँ से प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ बुर्ज होम से। ये सारे नवपाषाणकालीन स्थल हैं बुर्ज होम से। यहाँ से गर्तवास के भी साक्ष्य मिले हैं। और ये बुर्ज होम है कहाँ? ये कश्मीर में। कहाँ? कश्मीर में। वहीं बात करें इस चिरांद, तो चिरांद बिहार के सारण जिले में। यहाँ से हड्डी के उपकरण मिले हैं और सिंह के बने उपकरण मिले हैं। वहीं बात कर लेते हैं मेहरगढ़ से भी क्वेश्चन आते हैं। प्राचीनतम अस्थाई निवास कहाँ से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ यहाँ के घर जो है कच्ची ईंटों से बने होते थे। किससे बने होते थे? कच्ची ईंटों से। मेहरगढ़ पाकिस्तान में। कहाँ है? पाकिस्तान में। एक और क्वेश्चन आता है कोलडिहवा ये कहाँ है? ये यूपी में। कहाँ है? यूपी में। यहाँ से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। चलिए देखते अगला प्रश्न है अनेकतावाद या स्यादवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये किस मत का है? ये जैन मत का है। ऑप्शन नंबर डी, जैन मत का। अगला प्रश्न है सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य प्राप्त कहाँ से हुआ है? तो ये एरन अभिलेख में सती होने का पहला प्रमाण मिला है। एरन अभिलेख
किस शासक से संबंधित था? भानुगुप्त से। किससे? भानुगुप्त से संबंधित था। वहीं बात करें जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, जूनागढ़ अभिलेख का संबंध रुद्रदामन से था। वहीं बात करें मंदसौर अभिलेख, ये मालवा नरेश यशोवर्मन से, मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित था। वहीं बात करें ऐहोल अभिलेख, इनका संबंध पुलकेशिन द्वितीय से था। वहीं नासिक अभिलेख, नासिक अभिलेख, इनका संबंध गौतमी बलश्री से था, गौतमी बलश्री से था, गौतमी बलश्री से था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल की बात हो रही है, तो मौर्य काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो ये प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, ऑप्शन नंबर डी, तक्षशिला। वहीं गुप्त काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र था पाटलिपुत्रा। कौन था? पाटलिपुत्रा। और गुप्त काल में उज्जैन, उज्जैन जो है वह व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था, वह व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य वंश, मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चाणक्य की सहायता से, किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रारंभिक मध्यकाल में बिहार का क्षेत्र किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? तो किसके बीच संघर्ष का अखाड़ा बना रहा? बंगाल और दिल्ली का, बंगाल और दिल्ली का, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं उन्हें ही राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। इसका गठन कब हुआ? 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ था। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अरुण कुमार मिश्र। कौन है? अरुण कुमार मिश्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं कौन सा कथन सही है। 1948 में पहली बार लोकसभा का गठन किया था, गलत है। 1947 में पहली बार लोकसभा का गठन किया था, ये भी गलत है। 1952 में पहली बार लोकसभा का गठन किया था, ये सही है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। अर्थात प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक हुआ, 1952 तक हुआ। और 52 में ही पहली बार लोकसभा का गठन किया गया था और पहली बार राज्यसभा का भी गठन 52 में ही किया गया था। कब? 1952 में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारत के महान्यायाधीश के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? देख लेते हैं। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, सही है। वहीं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता होनी चाहिए, ये भी सही है। सरकार, भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, ये भी सही है। और संसद की कार्यवाही में भाग लेने एवं वोट देने का अधिकार, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है परंतु वोट देने का अधिकार नहीं, ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से किसके अंतर्गत बैंकों को अपनी जोखिम भारित परिसंपत्ति तथा अपनी पूंजी के बीच एक निश्चित अनुपात बनाकर रखना होता है? तो किसके बीच? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, पूंजी पर्याप्तता अनुपात, ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें नगद आरक्षित अनुपात, तो नगद आरक्षित अनुपात क्या होता है? तो ये होता है अनुसूचित बैंकों द्वारा रिजर्व बैंक के पास अपनी संपूर्ण जमा देयता का एक निश्चित अनुपात नगद के रूप में रखना अनिवार्य होता है, जिसे ही हम लोग CRR कहते हैं, CRR कहते हैं। इसका निर्धारण RBI के द्वारा किया जाता है, RBI के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में ये लगभग 4% के बराबर है, वर्तमान में ये लगभग 4%। वहीं बात करें वैधानिक तरलता अनुपात SLR, इसे हम लोग SLR कहते हैं। वाणिज्य बैंकों को अपने पास अपनी जमा का एक निर्धारित प्रतिशत, अधिकतम 40% नगद
या सोना या विदेशी मुद्रा या स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखना अनिवार्य होता है, जिसे हम लोग SLR कहते हैं। वर्तमान में इसकी दर है 18.75%। वहीं बात करें सीमांत अस्थायी दर, इसे हम लोग MSF रेट कहते हैं, MSF रेट कहते हैं। इसके तहत बैंक अपनी निवल मांग और सावधि देयताओं के 1% तक का ऋण रात भर के लिए प्राप्त कर सकते हैं। रात भर के लिए बैंक इसका उपयोग अपनी तत्कालीन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। और MSF दर का भी निर्धारण कौन करता है? RBI करता है, RBI करता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया था? तो परंपरागत कृषि विकास योजना को 2015 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। वहीं 15 की बात है तो 15 में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत हुआ था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की शुरुआत 15 में हुआ था। अच्छा 2014, तो 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम, स्वच्छ भारत अभियान, मिशन इंद्रधनुष, ये सारे कब शुरुआत किए गए? 2014 में। मिशन इंद्रधनुष 2014 में शुरुआत किए गए। वहीं 2016 की बात करें तो स्टार्टअप इंडिया, उज्ज्वला योजना, सागरमाला परियोजना, ये सारे कब स्टार्ट हुए? 2016 में स्टार्ट हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर GST, गुड एंड सर्विस टैक्स के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। देख लेते हैं। 1 जुलाई 2021 को GST 4 वर्ष पूरे हुए। बिल्कुल सही, 17 में लागू हुआ था। GST में अनेक प्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है, ये भी सही है। GST के अंतर्गत 5%, 12% और 18 और 26% दर है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी। इसकी जो दर है 5%, 12%, 18% और 28% है। 28% है, 26% नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है, वह कौन सी नदी है? तो हम लोग जानते हैं वह नदी है सतलज नदी। ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी, जो भारत में कितना किलोमीटर बहती है, प्रवाहित होती है? ये भारत में 1050 किलोमीटर प्रवाहित होती है। इसकी सहायक नदी कौन है? तो इसकी सहायक नदी है व्यास, और एक नदी स्पीति इसकी सहायक नदी है। इस पर भाखड़ा नंगल डैम और गोविंद सागर झील किस पर निर्मित है? प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो व्यापक नीच, यही ऑप्शन नंबर ए, ये जो है किसी प्रजाति के विलोपन के लिए उत्तरदायी नहीं। बाकी बड़े आकार वाला शरीर ये उत्तरदायी है। संकुचित नीच ये भी उत्तरदायी है, और आनुवांशिक भिन्नता की कमी ये भी आवश्यक है, उत्तरदायी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है? तो मेडागास्कर, टोंगा, वोलाबिया और बोत्सवाना। तो इसका आंसर हो जाएगा वोलाबिया, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये वोलाबिया से होकर नहीं गुजरती। मकर रेखा की बात है तो मकर रेखा कौन कौन देशों से होकर गुजरती है? तो हम लोग जानते हैं भूमध्य रेखा के नीचे यानी दक्षिण 23.5 डिग्री अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री अक्षांश को दक्षिण में 23.5 डिग्री अक्षांश को हम लोग मकर रेखा कहते हैं। मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो देख लेते हैं हम लोग। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। इतने देशों से होकर मकर रेखा गुजरती है। कितने देशों से? तो चिली,
अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम सही क्रम है। तो पूर्व से पश्चिम इसका क्रम, तो इसका सही क्रम क्या होगा? तो इसका सही क्रम हो जाएगा बेरिंग सागर सबसे पूरब में, उसके बाद पीला सागर, उसके बाद लाल सागर, उसके बाद कैरेबियन सागर। बेरिंग सागर ये हम लोग जानते हैं प्रशांत महासागर में पड़ता है। पीला सागर हम लोग जानते हैं ये चीन के आसपास पड़ता है। लाल सागर हम लोग जान रहे हैं, लाल सागर एशिया और ये अफ्रीका और यूरोप के बीच में पड़ता है। और कैरेबियाई सागर ये अटलांटिक महासागर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो समुद्र की गहराई किसके द्वारा मापी जाती है? फेदोमीटर से। ऑप्शन नंबर सी। वहीं बात करें बैरोमीटर से तो हम लोग जानते हैं वायुमंडलीय दाब मापते हैं। वहीं फ्लैक्सोमीटर इससे किसी वस्तु का आकार या उसकी दूरी नापते हैं। वहीं बात करें अल्टीमीटर, तो अल्टीमीटर से हम लोग ऊंचाई नापते हैं। जैसे वायुयान की ऊंचाई तो किससे नापते हैं? अल्टीमीटर से नापते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है पृथ्वी के आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो पृथ्वी का आयु का माप हम लोग किससे करते हैं? यूरेनियम डेटिंग विधि से पृथ्वी का आयु पता करते हैं। वहीं कार्बन डेटिंग विधि, इससे हम लोग जीवाश्म की आयु पता करते हैं। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किससे करते हैं? कार्बन डेटिंग विधि से। वहीं बात करें रेडियो डेटिंग विधि, इससे हम लोग चट्टानों की आयु का पता लगाते हैं। वहीं जैव घड़ी विधि इसका हम लोग इससे क्या चीज़ का पता लगता है? तो जीवधारियों के शरीर का समय निर्धारण किससे करते हैं? जैव घड़ी विधि से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है निम्न में से किस जंतु में सर्वाधिक पसलियाँ होती है? तो सर्वाधिक पसलियाँ किस में होती है? कछुओं में होती है। ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें मनुष्य में, तो मनुष्य में पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो हम लोग जानते हैं 24, 12 जोड़ी यानी 24। पसलियों की संख्या 24 होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है लाई डिटेक्टर उपकरण को के रूप में भी जाना जाता है। तो किसके रूप में भी जाना जाता है? तो ये पॉलीग्राफ। ऑप्शन नंबर डी। वहीं बात करें सिस्मोग्राफ, तो ये भूकंपीय तरंग को दर्शाता है। वहीं बैरोमीटर से नापते हैं, बैरोग्राफ से दर्शाता है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब को दर्शाता है, चित्रित करता है। वहीं पोलरीमीटर का क्या काम है? तो पोलरीमीटर पदार्थ के माध्यम से ध्रुवित प्रकाश को पारित करके घूर्णन को मापते हैं। घूर्णन को मापा जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है मानव के शरीर का तापक्रम के संबंध में सही कथन चुनिए। तो सर्दी के मौसम में घट जाता है, बिल्कुल नहीं। गर्मी के मौसम बढ़ जाता है, ये भी नहीं। सर्दी के मौसम बढ़ जाता है, ये भी नहीं। मानव का शरीर का तापमान प्रत्येक मौसम में और प्रत्येक चाहे दिन हो या रात हो हमेशा क्या होता है? समान होता है, बराबर होता है। उसके शरीर के तापमान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, मानव का शरीर का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना होता है? फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और वहीं बात कर लेते हैं सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन। कितना होता है? 310 केल्विन। प्रश्न है रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आने पर श्वास की गति क्या होती है? तो जैसे ही ऑक्सीजन की सांद्रता यानी ऑक्सीजन की कमी होगी ब्लड में तो सांस जल्दी लेने लगेगा, तो सांस सामान्य से बढ़ जाती है। क्या होती है? सामान्य से बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए। रक्त की बात है तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है।
रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। वहीं मनुष्यों में रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर। वहीं महिलाओं में ½ लीटर कम होता है। अच्छा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। आरबीसी का जीवन काल 20 से 120 दिन और वहीं डब्ल्यूबीसी का 2 से 4 दिन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, न्यूनतम लंबाई की न्यूनतम इकाई निम्न में से कौन है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई तो देख लेते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना मीटर होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। वहीं फर्मी मीटर की बात करें तो 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। वहीं नैनोमीटर की बात करें 10⁻⁻9 मीटर होता है। और वहीं माइक्रोन की बात करें 10⁻⁻6 मीटर होता है। तो यहीं से हम लोग को पता चल गया कि सबसे कम वैल्यू, सबसे न्यूनतम इकाई फर्मी मीटर। माइनस में जो जितना कम होगा उसकी वैल्यू उतनी कम होगी, जितना अधिक होगा। जैसे -15, तो -15 सबसे कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, 1 फर्मी मीटर बराबर 10⁻⁻15 मीटर होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो हर समय काम करता है? तो हृदय जो है, हार्ट जो है हमेशा काम करता है और ये सबसे व्यस्तम अंग होता है। शरीर का सबसे व्यस्तम अंग होता है और मानव हृदय का वजन लगभग 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है। अच्छा, 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है। कितना बार? 72 बार धड़कता है। अच्छा, एक धड़कन में कितना रक्त पंप करता है? तो एक धड़कन में 70 ml, हृदय जो है 70 ml रक्त पंप करता है। कितना? 70 ml रक्त पंप करता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से किसका विमीय सूत्र m0L1T-1 के बराबर होता है? तो ये किसका विमीय सूत्र है? तो ये चाल का विमीय सूत्र है, चाल का। वहीं त्वरण की बात करें तो त्वरण हम लोग जानते हैं, वेग बटे समय त्वरण। तो इसका विमीय सूत्र mLT-2 होता है। वहीं बात करें बल का, तो बल का द्रव्यमान गुणे ma, मास इंटू एक्सीलरेशन, इसका विमीय सूत्र mLT-2। और वहीं संवेग की बात करें तो मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका विमीय सूत्र mLT-1 संवेग का विमीय सूत्र होता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, श्वसन के दौरान वायु के गमन का सही क्रम क्या है? तो श्वसन के दौरान सही क्रम हो जाएगा नासा मार्ग, उसके बाद ट्रेकिया में, फिर उसके बाद ब्रेकाई में, फिर उसके बाद ब्रेकियोल्स में। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निर्वात में गमन करने वाली तरंगे हैं। तो जो निर्वात में गमन कर सकती है वह होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग। ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुम्बकीय तरंग जो है वह निर्वात में भी गमन कर सकती है। विद्युत चुम्बकीय तरंग होते कौन कौन है? तो वह तरंग जिसका वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता हो, जैसे अल्फा किरण, एक्स किरण, रेडियो तरंग, अवरक्त तरंग, ये सारे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती है और इन्हें गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना। ऑप्शन नंबर डी, बर्फ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। वहीं शक्कर का पानी में घुलना ये भी जो है भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। और विद्युत बल्ब का चमकना भी भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वहीं लोहे में जंग लगना, सब्जियों का पकना और मोमबत्ती का जलना, कपूर का जलना, ये सारे रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारक नहीं है? तो स्याही का सूखना ये केशिकत्व के कारण, बिल्कुल सही। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना ये भी केशिकत्व के कारण।
सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना, ये भी केशिकत्व के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना, ये केशिकत्व का उदाहरण नहीं है। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है? तो तत्व नहीं, धातु भी तत्व है, अधातु भी तत्व है, उपधातु भी तत्व, गैस तत्व नहीं है। तो गैस क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैस मिश्रण है। गैस क्या है? मिश्रण है। अच्छा, तत्व किसे कहते हैं? तत्व की बात है तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे किसी भी ज्ञात भौतिक एवं रासायनिक विधियों से ना तो दो या दो से अधिक पदार्थों में विभाजित किया जा सकता है और ना ही अन्य सरल पदार्थों के योग से बनाया जा सकता है। जैसे में सोना, चांदी, ऑक्सीजन, ये सारे क्या हैं? तत्व हैं। इसे हम लोग अलग नहीं कर सकते, इसे विभाजित नहीं कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, और ये गैस जो है मिश्रण होता है। गैस में हम लोग जानते हैं जैसे हवा क्या है? गैस है। तो हवा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारे चीज़ मिले हुए हैं, तो ये मिश्रण हो गए। अच्छा, मिश्रण क्या होता है? वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है, मिश्रण कहलाता है। चलिए दोस्तों देखते अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस दाब पर संग्रहित किया जाता है? तो इसे उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर, यानी उसका जो है प्रेशर हाई रहता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि जब वायुमंडलीय दाब एक एटमॉस्फेयर हो रहता है, तब क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या द्रव में ना बदल के सीधे गैस में बदल जाता है। सीधे किस में बदल जाता है? गैस में बदल जाता है। इसलिए इसे उच्च दाब पे रखा जाता है। जैसे इसका दाब कम होगा, यह जो है द्रव में ना आ करके सीधे गैस में बदल जाता है, इसलिए इसे उच्च दाब पर रखा जाता है। और यह जो है ऊर्ध्वपातन का गुण प्रदर्शित करता है और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एक कूलिंग एजेंट की तरह काम करता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, कृषि में प्रयुक्त यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? तो कितना प्रतिशत होता है? तो 46%। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होता है। 46%। यूरिया का केमिकल फार्मूला तो CH4N2O, या इसे हम लोग ऐसे भी लिखते हैं NH2CONH2, इस तरह से भी लिखते हैं। वहीं बात करें DAP में नाइट्रोजन 18% होता है। DAP में नाइट्रोजन 18% होता है, जबकि यूरिया में 46% होता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का जैव सूचक है? तो हम लोग जानते हैं लाइकेन जो है वायु प्रदूषण का सूचक है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दंत लवक निम्नलिखित में से कैल्शियम के किस यौगिक से बनता है? तो कैल्शियम फास्फेट से दंत लवक बनाए जाते हैं। वहीं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका उपयोग टूथपेस्ट बनाने में, चूना बनाने में, सीमेंट उपयोग में किया जाता है। वहीं कैल्शियम सल्फेट की बात करें CaSO4.2H2O, इसी को हम लोग जिप्सम कहते हैं। और इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाए जाते हैं। वहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही बूझा चूना कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। चलिए अगला प्रश्न है, वाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है? तो शीतलता कैसे होती है? तो द्रव के कण द्वारा ऊर्जा अवशोषित करने के कारण। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने द्रवों की विभाज्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो ये किसने प्रस्तुत किया था? जॉन डाल्टन ने प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए। इन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, जिसमें द्रवों के सूक्ष्मतम
अविभाज्य कण जिसका नाम परमाणु दिया, जिसका नाम परमाणु दिया, किसने दिया था? डाल्टन ने ही दिया था। किसने? डाल्टन ने दिया था। चलो प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखती है। वहीं उत्तल लेंस का प्रयोग दूर दृष्टि दोष के उपचार में किया जाता है और इसमें जो है नज़दीक की वस्तु साफ नहीं दिखती। वहीं हम लोग बात करें जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? बाइफोकल लेंथ, बाइफोकल लेंथ का प्रयोग होता है। और अबिंदुकता के इलाज में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है, बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न। और प्रश्न है, मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र निम्न में से क्या है? तो मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र MgCl2, ऑप्शन नंबर सी। और इसका उपयोग रुई की सजावट में सोरेल सीमेंट के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम क्लोराइड का। दोस्तों ये था 50 प्रश्न जो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम लोगों ने प्रश्न को पूरे अच्छे से डिफाइन किया है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसके प्रश्न के अलावा 50 प्रश्न के अलावा जितने भी एक्स्ट्रा चीज़ बताए गए हैं वो समझने का और लिखने का कोशिश कीजिएगा, तब आपकी जो है GK GS में पकड़ मजबूत होगी। दोस्तों अगर वीडियो वास्तव में आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।